नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। पश्चिम बंगाल चुनाव में कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। कल दोपहर 3 बजे तक जब आप राजधर्म देख रहे होंगे, वोट का बड़ा ट्रेंड आ चुका होगा। बीजेपी ये चुनाव जीत रही है या हार रही है? पश्चिम बंगाल में पहली बार कमर खिल पाएगा या ममता बनर्जी का किला बच जाएगा? पहले फेज की इन्हीं 152 सीटों पर वोटिंग का पैटर्न सब कुछ कह देगा। बीजेपी 100 पार जाती है, यानी कि हिंदू पोलराइजेशन होता है, मोदी का चार्म काम करता है। झालमुड़ी से लेकर मछली तक बंगाल का कल्चरल सेंटिमेंट अगर बीजेपी हिट करती है तो दूसरे फेज की राह भी बीजेपी के लिए आसान हो पाएगी। लेकिन अगर यह आंकड़ा 90 से कम का रहता है तो यह मानकर चलिए कि चुनाव टीएमसी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि बंगाल की 294 सीटों में से बीजेपी की 215 सीटों पर ही ताकत है। यहां पर अपनी पूरी ताकत लगाकर बीजेपी लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बनानी है तो बीजेपी को इन्हीं 215 सीटों पर अपना स्ट्राइक रेट 70% का करना होगा। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से 16 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 52 सीटों में मुर्शिदाबाद की 20 सीटें भी शामिल हैं। मुर्शिदाबाद, जहां टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। बीजेपी इस चुनाव में बाबरी मस्जिद को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बाबरी को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि ममता चाहे जितना जोर लगा ले, बीजेपी बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने नहीं देगी। बाबरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश में जुटी हुई है। ममता दीदी राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी। नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। बाबरी मस्जिद, मुझे बताओ डमडम वालों, बंगाल की पवित्र भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। कवि, गुरु और विवेकानंद जी की भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं कह कर जाता हूं, ममता दीदी जितना जोर लगाना है लगा लो। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी, नहीं। अमित शाह दूसरे फेज की चुनाव के लिए, मतदान के लिए अब प्रचार कर रहे हैं और अमित शाह अगले 150 घंटे तक लगातार पश्चिम बंगाल में ही रहने जा रहे हैं। यानी कि 27 तारीख तक बंगाल में उन्होंने ठिया गाड़ रखा है। मुद्दा क्या उठाया गया? बाबरी मस्जिद का। बीजेपी बंगाल चुनाव में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा लेकर आ रही है। इसके साथ साथ माइक्रो मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। एक एक रीजन की, एक एक सीट की, एक एक बूथ को पकड़कर चल रही है। बीजेपी के पन्ना प्रमुख एक एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले फेज में नॉर्थ बंगाल रीजन से सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। नॉर्थ बंगाल रीजन, कल नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। 21 के चुनाव में नॉर्थ बंगाल की स्थिति आपको बता दें, कुल 54 सीट नॉर्थ बंगाल के अंतर्गत आने वाली, जिसमें से बीजेपी 30 सीट जीतने में कामयाब रही थी। नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में बीजेपी ने 30 जीती, तो टीएमसी की बात करें 23 सीटें वो यहां से जीत पाई थी। अब आप देखिए, नॉर्थ बंगाल वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी जानती है कि हिंदू जहां जहां मेजॉरिटी में होगा वहां वहां उसकी ताकत बढ़ सकती है। नॉर्थ बंगाल की अब कौन कौन से वो जिले हैं वो भी आपके सामने रख दें। अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और मालदा। इसमें आप साउथ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर और मालदा को यदि आप अलग कर दें तो इसके अलावा ये जितने जिले हैं, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी जानती है कि उसके पास गेन करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन स्ट्राइक रेट तो इस बार उन्हें अपना 70% का रखना होगा।
अब इन 5 सीटों पर आप देखें, कूच बिहार की 9 सीटें, जहां से बीजेपी 7 सीटें जीती। अगर इस बार बीजेपी को 100 पार जाना है तो 9 की 9 सीटें बीजेपी को जीतनी होगी। सवाल ये है कि अलीपुर द्वार की 5 सीटों के बाद तो अब उनके पास कोई स्कोप रह नहीं जाता। आप दार्जिलिंग की बात कर ले, यहां पर भी 5 सीटें वो पहले से ही जीत चुके हैं, तो अपना पुराना ही परफॉर्मेंस उन्हें दोहराना होगा। लेकिन जहां जहां थोड़ी कमी रह गई वहां पर और जान झोंकनी होगी। लेकिन माल्टा में वो भी जानते हैं कि उनके पास स्कोप कम है। नॉर्थ दिनाजपुर की भी बात करें, यहां पर टीएमसी की ताकत ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर अपना परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा बेहतर कैसे कर पाएगी? तो सवाल यहीं से शुरू होता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे तस्वीर जरा लेकर आए जी, राशिद किदवई सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक रजत सेठी और अक्षत गोयल इलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सवाल यही है अमिताभ जी, आप तो देखिए पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं, वोटर से बात कर रहे हैं, रीजन की नब्ज समझ रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सरकार बनानी है तो कहा यही जा रहा है कि स्ट्राइक रेट इस बार 70% का करना होगा और सबसे ज्यादा हासिल करने का स्कोप भी पहले चरण के ही चुनाव में है। कितना आगे बढ़ सकती है बीजेपी? देखिए, यहां पर जैसा आपने बताया है कि जो फर्स्ट फेज है उसमें 2 जिले खास करके जो आपने नॉर्थ बंगाल से दिखाए हैं, उत्तर दिनाजपुर और मालदा, यहाँ पर तो स्ट्रक्चरली डिसएडवांटेज है बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो 50% से भी अधिक है। बाकी जितने भी जिले आपने दिखाए हैं नॉर्थ बंगाल में, उसमें बीजेपी का जो है वो स्कोप है और उसमें से ऑलरेडी वो अच्छी खासी सीटें उन बाकी जिलों में वो जीत चुकी है। जो स्कोप लार्जली आता है वो आएगा आपको जो मेदिनीपुर का जो क्षेत्र है, जो शुभेंदु अधिकारी जी का क्षेत्र है, वहां पर 56 सीटें हैं। वहां पर टीएमसी को पिछली बार 33 और बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। यहां पर मुस्लिम आबादी पूरे राज्य में सबसे कम है, 10%, जो पूरा जोन है। और यहां पर एसआईआर में एडिशंस हुए हैं वोटर के, डिलीशंस नहीं हुए। ये एक यूनिक जोन है जहां पर एडिशन हुआ है। तो यहीं पर जो है जो 56 सीटें हैं, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चरली डिसएडवांटेज नहीं है बीजेपी, यहां मुस्लिम आबादी 10% के ही करीब है लगभग ऑन एन एवरेज, तो यहीं पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी को जीतनी पड़ेंगी। जो 33-23 लास्ट था, जो 10 सीटों से पिछड़ रही थी भाजपा, उसको या तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा या और भी 40-16 या 35-20 इस तरह के फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन एक मैटर है, हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। बात आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे देख रही हूं राशिद जी, उन नतीजों के हिसाब से जो मैं वोट परसेंटेज भी देख रही हूं, वो वोट शेयर 39 और 34 का है, यानी 39% टीएमसी का, 34% बीजेपी का। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए कह दूं कि ये मैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके परसेंटेज जो है यहाँ पर कोट कर रही हूँ। तो राशिद जी, कूच बिहार से लेकर मालदा तक अगर बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है तो इसी परिस्थिति में हो सकता है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाए। इस पर हम हालांकि पहले लंबी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन रायगंज, बालूरघाट, मालदा नॉर्थ, यहां पर यह हो चुका है, वोटों का बिखराव हो चुका है। अगर ये इस बार भी होता है तो हो सकता है बीजेपी के पास एक चांस हो, बीजेपी निकल जाए यहां से भी। जी मीनाक्षी, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो भाजपा के लिए एक सुखद एहसास होने की बात ये होगी कि वहां बड़ा स्टेटमेंट लगेगा कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो। अगर कांग्रेस को यहाँ अच्छी बड़ी तादाद में वोट मिले
तो उससे जो है भाजपा को ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और आप जैसे जानती हैं कि मौसम नूर जो एक वहाँ की बड़ी लीडर है, वो तृणमूल छोड़ करके वापस कांग्रेस पार्टी में आई है, और उनके परिवार का भी वहाँ बहुत दबदबा है, और अभी वहाँ गमी भी हुई है। तो जो गनी खान चौधरी के भाई जो थे अबू हसन, वो भी गुजर गए हैं, तो थोड़ा सा एक सिंपैथी फैक्टर भी वहाँ लोकल लेवल पे रहेगा। तो यहाँ पर लेकिन वहां पर भी दांव क्या है कि कांग्रेस परफॉर्म अच्छा करे, और यही एक भाजपा के लिए बंगाल में बहुत बड़ी विडंबना है कि उन्हें लगता है कि वाम दल और कांग्रेस जो है अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उससे जो है भाजपा को मजबूती मिलेगी कि वो ममता के वोट काटे। लेकिन भाजपा के पास चुनौती बहुत है। अमिताभ अभी बता रहे थे और मैंने ध्यान से सुन रहा था कि देखिए, जब पिछली बार इतने दमखम से लड़े तो भी ममता बनर्जी को जहां 90% बहुसंख्यक है, वहां भी 50% की कामयाबी नहीं मिली। और ये मैं हर बार आपके शो में मीनाक्षी यही कहता हूं कि यही भाजपा का सबसे बड़ा चैलेंज है। बाबरी मस्जिद की बात करना, हुमायूं कबीर की बात करना, उसकी कोई वहां पर रेलेवेंस नहीं है। देखिए, एक बंगाली आइडेंटिटी होती है, और बंगाली भाषा का, मीनाक्षी क्योंकि आप पूरे देश में जाती रहती हैं, जो भाषा के आधार पर जो प्रदेश होते हैं वहां उस भाषा में संवाद करें तो उसी का इम्पैक्ट होता है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता है, अमित शाह जी बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन बंगाल में अगर आप बांग्ला भाषा में बात नहीं करें, मतलब पॉलिटिकल उसके लैंग्वेज में, तो जी। उसका इम्पैक्ट आधा अधूरा होता है। यही चीज गुजरात में भी होती है, और यही चीज केरल तमिलनाडु में भी होती है, यही चीज कुछ हद तक पंजाब में भी होती है। तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और एक ऐसा भाजपा को एक लीडर की तलाश है, और अभी मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी से वो तलाश पूरी नहीं हुई है कि वो हर इलाके में जो बंगाल के जो अलग अलग रीजन है वहां का वो नहीं, एक बड़ा ये नेता तो हो, बात बड़ा हम चेहरा जानते हो। ही हैं कि 294 में से अगर सीटों की बात की जाए तो 215 सीटें ही ऐसी है जहां पर बीजेपी के पास उनका अपना संगठन है, जहां पर उनकी ताकत है। उसके बाद तो फिर ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। 80 सीटें तो ऐसी है जहां पर उनके पास अपना संगठन नहीं है, नेतृत्व नहीं है, वहां ताकत नहीं है। इसलिए हम भी समझ रहे हैं अक्षत जी की जो कुछ भी बीजेपी हासिल कर सकती है वो इसी पहले चरण में हासिल कर सकती है। दूसरा चरण तो वैसे भी उनके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है बीजेपी के लिए। डेफिनेटली सही बोल रही हैं। तो पिछली बार जैसे फेज 1 के अंदर 59 सीटें भाजपा की आई थी आउट ऑफ 152 सीट्स जो अभी चुनाव के लिए जाएंगी। अभी उसमें भी अगर हम लोग उसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो नॉर्थ बंगाल का जो आप एरिया बोल रही हैं, दार्जिलिंग वाला साइड हो गया, मालदा वाला साइड हो गया, नॉर्थ बंगाल के क्षेत्र में, तो भाजपा की वहां पर 30 सीटें आई थी। अब भाजपा का जो मैक्सिमम अपसाइड है वहां पर वो 8 से 10 सीटों का है। तो हमने इसकी कुछ वहां पर फील्ड में सर्वेस किए, मॉडलिंग की डेटा की, तो भाजपा वहां पर मैक्सिमम 30 से लेकर 40 तक जा सकती है। बट भाजपा का जो ग्रोथ होना है वो अब ईस्टर्न साइड से होना है। बीरभूम साइड हो गया, मेदिनीपुर साइड हो गया, तो जहां पर शुभेंदु जी आए हैं, पार्टी में ग्रो कर रहे हैं पिछले 5 साल से कार्यकर्ता, और यहाँ पर उन्हें जोड़ रहे हैं, तो नॉर्थ में तो और ग्रोथ का स्कोप रहा ही नहीं है। भाजपा ऑलरेडी एक पॉइंट के आसपास है कि जहां पर 7-8 सीटें और मतलब बढ़ा लेंगे, बट उससे वो लोग 100 के पार नहीं जाएंगे। 100 के पार जाना है तो बीरभूम, मेदिनीपुर, झरग्राम, पुरुलिया, इस क्षेत्र के अंदर भाजपा को और अच्छा करना पड़ेगा। तो हम एक और काम इसमें करते एक और हैं। पॉइंट ऐसा है जी कि जी जी जी, बात पूरी कर लें आप। 59 सीटें आई थी, 59 सीटें आई थी, तो 2021 के चुनाव में ही आप अगर 5% वोट शेयर भाजपा का आप बढ़ा देंगी और टीएमसी से कम कर देंगी, तो भाजपा इसी पर 100 पार हो जाएंगी फेज 1 के अंदर। मतलब भाजपा 103, 104, 105 तक पहुंच जाएंगी। तो भाजपा को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो 5% स्विंग की बात है, तो 15 साल का एंगर है लोगों ये टीएमसी के अगेंस्ट, तो आप कह रहे हैं बहुत कि ज्यादा वो स्विंग काम कर की यहाँ पर सकती जरूरत है। नहीं है भाजपा को। ठीक। मतलब भाजपा को बहुत एक नॉर्मल स्विंग देखना है बस। मैं अपने अब लिए। इसलिए दक्षिण बंगाल की बात कर लेती हूँ। नॉर्थ बंगाल बीजेपी के लिए जैसा मैं आप तीनों को सुनकर समझ पा रही हूँ कि ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पर है। इसके बाद अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़त हो भी जाती है तो 2-3 सीट से ज्यादा की नहीं हो सकती। असली मुश्किल कहाँ है? वो चुनौती दक्षिण बंगाल में है। आइए एक बार फिर से आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूँ। साउथ बंगाल की 58 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और कल 152 में से साउथ बंगाल की 58 सीटें भी हैं। 2021 के चुनाव की अगर हम बात करें तो इन 58 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन टीएमसी के मुकाबले ये कितनी कम है आप इस नंबर को ही देख ले। 45 सीटें जहां पर टीएमसी विजय हुई थी। अब साउथ बंगाल में मुर्शिदाबाद जैसा घनघोर मुस्लिम बहुल आबादी वाला जिला है। मुर्शिदाबाद में कुल 22 सीटें हैं। 21 के चुनाव में बीजेपी को यहां पर मात्र 2 सीट मिली थी। साउथ बंगाल के हिंदू आबादी वाले जिलों में भी बीजेपी की लड़ाई बहुत टाइट है। बीरभूम को ही ले लीजिए,
यहाँ हिंदू की आबादी कितनी है? आप देखें 62% हिंदुओं की आबादी है। लेकिन 2021 के चुनाव में बीरभूम की ही 11 में से 10 सीटों पर जीता कौन? टीएमसी। मात्र 1 सीट बीजेपी हासिल कर पाई। अब 9 सीटों वाले पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में से मुकाबला टीएमसी के पलड़े ज्यादा बेहतर रहा। 6 सीटें यहां से टीएमसी ने निकाली, 3 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि हिंदू आबादी देखिए कितनी है, 78% है। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, हमारे जो मेहमान हैं वो ये कह रहे हैं कि मेदिनीपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी और गेन कर सकती है। 16 सीटों में से बीजेपी 7 सीटों पर जीती थी और टीएमसी ने 9 सीट हासिल की थी। 85% यहां पर हिंदुओं की आबादी है। क्या ऐसे में मेदिनीपुर, बर्धमान, बीरभूम, यहां से बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार के मुकाबले बेहतर होगा? अमिताभ जी, देखिए, ये जो 58 सीटें आप कह रही हैं, इसमें से क्लियरली 22 सीटें जो मुर्शिदाबाद की है उसको हटा दिया जाए तो 36 सीटें बचती हैं। उसमें से सिर्फ 11 मुझे लगता है कि बीजेपी आपने पहले उसे ओमिट कर दिया। कोई चांस ही नहीं है बीजेपी का यहाँ पर? मुश्किल है, मतलब 2-3 सीट इधर उधर जरूर हो सकता है, या कोई अदर्स अगर कांग्रेस मान लेते हैं कुछ सीटें जीत जाती है जी। क्योंकि एसआईआर में डिलीशंस जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मुस्लिम समाज के वोटर्स के ज्यादा हुए तो एक जो भी वोटर छिटक के जा रहा था वो लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है टीएमसी के साथ। अब यहाँ पर मैं बीरभूम में बोलपुर गया था, जो शांति निकेतन का भी क्षेत्र है, तो जहां पे 11-1-2021 में है, इस बार लगभग 5 सीटें आ सकती हैं बीजेपी, क्योंकि मैं वहां गया था और वहां लोगों से मिला था और वहां पर थोड़ा सर्वे वगैरह भी किया था। तो यही 36 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को एक सिग्निफिकेंट हिंदू कंसोलिडेशन करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू आबादी अच्छी खासी है। इसके बाद भी टीएमसी इन 36 सीटों पे लीड कर रही है तीनों जिलों में। तो यहां पर जैसा हमने कल डिस्कस किया था, अगर 10% हिंदू वोटर टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट हो जाता है तो वो ट्रांसलेट होता है 5% वोट शेयर में, और 5% जैसे ही वोट शेयर शिफ्ट हो जाता है, स्विंग हो जाता है बीजेपी के फेवर में, तो ये जो 36 में सिर्फ 11 सीटें या 11 सीटें बीजेपी के पास है, ये रिवर्स हो जाएंगी। जो अभी टीएमसी के पास 24 या 25 सीटें हैं वो रिवर्स हो जाएगा। तो 10% हिंदू कंसोलिडेशन जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें होने की आवश्यकता जरूरी है। अब हिंदू कंसोलिडेशन सिर्फ हिंदुत्व के बेसिस पर नहीं हो सकता है। ये महिलाओं का भी एंगर हो सकता है वुमेन सेफ्टी को लेकर के, ये 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लैक ऑफ ग्रोथ हो सकता है युवाओं में क्योंकि वहां पर जॉब क्रिएशन नहीं है, लैक ऑफ डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब मिक्सचर ऑफ मेनी इश्यूज का रिजल्ट अगर 10% हिंदू कंसोलिडेशन में रिजल्ट करता है तो ये पिछली बार का जो नतीजा है पलट सकता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बैकड्रॉप में तो हिंदुत्व लगातार चल ही रहा है और फ्रंट फुट पर एंटी इनकम्बेंसी को अगर आप ले लें तो बीजेपी के फेवर में अगर ये सारे फैक्टर काम करते हैं तो बात बन सकती है। राशिद जी, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में चुनाव प्रचार करते हैं तो वो बार बार हिंदुत्व का एजेंडा उठाते हैं। अब बीजेपी को अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो साउथ बंगाल में अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और इसके लिए बीजेपी को हर 10 में से 7 हिंदू वोट तो चाहिए ही। बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपनी पूरी टॉप लीडरशिप को बंगाल में उतारा है। हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में माहिर योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल में रैली कर रहे हैं। उनकी रैली का ही एक हिस्सा आपके सामने रखती हूं। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है। भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है।
यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। इसी प्रकार की अराजकता 2017 के पहले यूपी के अंदर भी हुआ करती थी। आज वहां पे कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब मैं इसमें हिंदुत्व के मुद्दे को अगर अलग भी कर दूं, रजत सेठी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत रजत जी आपका भी। अगर मैं इसमें हिंदुत्व के मुद्दे को ही अलग कर दूं, क्योंकि भाई अब वो तो बैकड्रॉप में बीजेपी के है ही और हम इस पर लंबी चर्चा भी कर चुके हैं। मैं केवल अगर ग्रोथ की ही बात कर लूं, जो वो टीएमसी की बात कर रहे हैं, गुंडों की बात कर रहे हैं, वाम दलों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त पश्चिम बंगाल की जनता के सामने है वो ये कि आज की तारीख में राज्य पर 6.5 लाख करोड़ का कर्ज, बंगाल इस कर्ज में डूबा हुआ है। जीएसडीपी का 37% ब्याज चुकाने में ही चला जाता है बजट का 20% हिस्सा। तो ये तो राशि जी सच्चाई है पश्चिम बंगाल की। अगर आप ये भी कहें कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे को कितना भुनाएगी, राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी कितना लेकर आएगी और बाबरी बनेगा या नहीं बनेगा वो तो देखेंगे, पर हकीकत तो यह है कि आर्थिक स्थिति पश्चिम बंगाल की बहुत कमजोर है। 15 साल से तो ममता बनर्जी का शासन है। जी मीनाक्षी, मुझे खुशी है कि आपने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ा राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है। और आप देखिए भाजपा का मैनिफेस्टो, भाजपा ने जिस तरीके के वादे किए हैं और हर चीज में वो कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म के ऊपर जा रहे हैं। अगर ममता बनर्जी 1600 दे रही है तो कह रहे हम 3000 रुपए देंगे। हर चीज का पैसा कहां से आएगा? बंगाल का तो ये हाल है कि उन्होंने 7th पे कमीशन भी नहीं अभी इंप्लीमेंट किया है और बहुत ज्यादा तमाम राज्यों का बुरा हाल है। दिल्ली में आप देखिए जो भी वादे भाजपा ने किए थे वो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। और वही स्थिति कमोबेश कांग्रेस की भी है हिमाचल प्रदेश में कि कांग्रेस अपने वादे नहीं पूरा कर पा रही है, कर्नाटक में वादे पूरे नहीं कर पा रही है। तो राजनीतिक दल जो है इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि आपने संवेदनशील मुद्दा उठाया, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है और उसका भाजपा कोई मजबूत जवाब नहीं कि पैसे कहां से आएंगे। जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, और अब जो पश्चिम एशिया का हाल है वहां का, और उसकी हमें ही उसका बहुत बड़ा तो इसमें क्या ममता बनर्जी का कोई रोल नहीं है? सिंगूर लैंड कांड के बाद वहां पर जमीन के जो अधिग्रहण के भी मामले हैं उसमें भी जो क्लॉजेस है कितने टफ कर दिए गए। मैन्युफैक्चरिंग ठहराव की ही अगर मैं बात करूं तो वहां पर दुर्गापुर स्टील प्लांट को देख के अलावा आप बताएं कौन सा बड़ा प्लांट या छोटा प्लांट पश्चिम बंगाल में लग गया? तो क्या इसमें ममता बनर्जी का फेलियर नहीं है? मीनाक्षी, ममता बनर्जी को हम जितना चाहें दोष दे दें वो तो बंगाल की जनता 4 मई को बता देगी। बात यह है कि मध्य प्रदेश का क्या हाल है, राजस्थान का क्या हाल है, भाजपा प्रदेश की जितने भी राज्य उनका अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। 50 से 60 हजार रुपया हर नागरिक के ऊपर कर्जा है इस समय। तो अगर कोई ऐसा मॉडल है कि जो हमें हो रहा है कि गुजरात में बड़ा अच्छा भाजपा का आर्थिक रूप से मैनेजमेंट है, जीएसटी ने तो और ज्यादा तमाम राज्यों की कमर तोड़ दी है। अगर हम दक्षिण भारत के जी रजत जी आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अभी हमने जो 2 क्षेत्रों की बात की उसमें से हमने एक उत्तर बंगाल की बात की और अभी थोड़ा दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों की बात की, और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग और जो पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति है वो भी। नहीं देखिए, अगर पोजीशन लेनी है, राशिद जी बोल रहे थे अभी, मेरा ये मानना है कि अगर लेना है तो आप हर सरकार को और इस कोर नीति के विरोध में बोलना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ममता दीदी अगर लक्ष्मी भंडार योजना करेंगी तो वो ठीक है, भाजपा अगर उसके पॉपुलिस्ट स्कीम्स को काट के दूसरी स्कीम लाना चाहेगी तो खराब है। देखिए, अगर हम ये विषय राजनीतिक पार्टियों पे छोड़ देंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। देश लुट जाएगा लेकिन पार्टियां नहीं सुधरेंगी। तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट या किसी ऐसी सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आके इसको रोकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन जहां बात आती है, जहां पे ममता दीदी फेल होती हैं, वो है नए इंडस्ट्रीज को लेके। कौन सी ऐसी नई इंडस्ट्रीज हैं, नए नए सेक्टर्स हैं जिनमें उन्होंने एक पैसे का भी काम किया हो? आप ठीक है, आपको पॉपुलर स्कीम्स लगा के जीतना है, आप जीतिए, लेकिन दूसरे सोर्स तो बनाइए जहां से धन की आमदनी, प्रदेश की जो आमदनी है वो बढ़ सके। मुझे लगता है यहां पे कॉन्ट्रास्ट आता है जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जो नए सेक्टर्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, मैं खुद खड़गपुर में पढ़ाई किया मैंने, मुझे मालूम है कि एक समय में बंगाल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके कितना अग्रणी रहता था पूरे देश भर में। आज वो साइंस और टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लोग कहां चले गए? तो मुझे लगता है लेकिन मुझे रजीत जी ईमानदारी से बताइए, अगर वाकई में ये मुद्दा है तो फिर बाबरी, राम मंदिर, गाय बटेंगे कटेंगे, ये मुद्दे फिर क्यों उठते हैं पश्चिम बंगाल में? और मछली क्यों खाई जा रही है? नहीं, आवाज आई, मछली क्यों खाई जा रही है?
हाँ, देखिए सिर्फ राजेश खाई जी, नहीं जा आप रही है, भी उसको जानते अच्छे हैं से कि शोकेस भी की मास्क जा रही है को खाते हुए। रजत जी नहीं प्लीज। देखिए, हाँ, मास्क को लेके जो भ्रांतियां फैलाई गई वो तो गलत है। अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो उसमें 50-60% लोग मांसाहारी नहीं होंगे, तो ऐसा है ही नहीं। तो अब झूठ फैलाने की कोशिश होगी तो उसका काउंटर फिर आपको प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ेगा, उसको साइड में करना चाहिए। लेकिन जो मूल मुद्दा आपने बोला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ममता बनर्जी ने काउंटर पोलराइजेशन करने की कोशिश करी, उन्होंने भरसक प्रयास ये किया कि किसी भी सूरत में मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो। जब मुस्लिम वोट की वो एन ब्लॉक देखती हैं तो हिंदू पार्टी बीजेपी भी ये सोचती है कि हमको हिंदू वोट को एन ब्लॉक देखना पड़ेगा। अब आप इसको राजनीतिक रूप से गलत मान सकती हैं कि ये प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, तो इस बात पे टिकना होगा। उस बात पे फिर ममता बनर्जी को भी आपको कॉल आउट करना पड़ेगा कि ठीक है। कैसे वो वोट बैंक बना सकती हैं। ठीक है, अगर आप अब मैं समझ गई रजत जी, आपकी बात आ गई है। मैं एक क्षेत्र और जरा इंक्लूड कर लूं, जंगल महल का इलाका। बंगाल की जिस तीसरे रीजन में कल वोटिंग होनी है वो जंगल महल है, और जंगल महल में कुल 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 16 और टीएमसी को यहां से 24 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी को अपना ये स्कोर भी बेहतर करना होगा, और कोई ना कोई रणनीति तो बनाकर बीजेपी चल ही रही है। जंगल महल रीजन में बांकुरा, झारग्राम, पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर ये जिले आते हैं। सर, जिलों के नाम भी हमारे सामने रख दें, ये आ गए नाम। अब बांकुरा, झारग्राम, पुरुलिया और पश्चिमी मेदिनीपुर 80% हिंदू आबादी वाला जिला है बांकुरा। बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ है। 21 के चुनाव में बांकुरा की कुल 12 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ, लेकिन वहीं झारग्राम की चारों सीट बीजेपी हार गई। 81% हिंदू आबादी वाले क्षेत्र पुरुलिया की अगर बात करें तो 9 सीटों में से 6 सीट बीजेपी के पास गई और टीएमसी के पास 3 सीटें आई। 86% हिंदू आबादी वाले पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों में से बीजेपी के हिस्से 2 सीटें आई। सोचिए जरा, मात्र 2 सीटें, और कितना प्रतिशत हिंदू आबादी का है? 86% हिंदू आबादी का जिला, मात्र 2 सीटें बीजेपी के पास और टीएमसी 13 सीटें लेकर। यानी कि पहले फेज में बीजेपी की नजर उन कमजोर सीटों पर होगी जहां पर बीजेपी देख रही है कि हिंदू बहुतायत में है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहां से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। एक बार फिर से जरा मेहमानों के पास हम चलें। अक्षत गोयल जी, एक और जंगल महल का इलाका, हम चर्चा ये करें, जंगल महल वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी अपना परफॉर्मेंस और बेहतर कर सकती है। 86% हिंदू आबादी, लेकिन मेजॉरिटी में टीएमसी। तो इसमें डेफिनेटली जो आपने 4 क्षेत्रों के नाम लिए, पुरुलिया हो गया, पुरुलिया हो गया, बांकुड़ा हो गया, पश्चिमी बीरभूम हो गया और मेदिनीपुर हो गया। सबसे ज्यादा जो एक पोटेंशियल अपसाइड दिख रहा है वो दिख रहा है मेदिनीपुर में। वो शुभेंदु जी का ही इलाका आता है। पिछली बार वो पार्टी में उसी टाइम आए थे। तो मैं तो बोलूंगा कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में भाजपा की पिछली बार कुछ 10 या 12 सीटें आई थी, जिसमें भी जो एक अपसाइड था उनको, वो बंकुड़ा से ही आया था। इस बार वो मेरे को बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ओवरऑल मेजोरिटी आएगी नहीं आएगी वो एक बात की बात है, बट मेरे को इस ओवरऑल एक एरिया के अंदर, जोन के अंदर एक भाजपा के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। टीएमसी की टैली यहाँ पर मेरे को डाउन होते हुए दिख रही है। तो बहुत टफ नहीं है भाजपा के लिए यहाँ पर जीतना, बट ओवरऑल एक कंसंट्रेट एफर्ट्स के हिसाब से अगर पूरे क्षेत्र के अंदर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ठीक। और अमिताभ जी, मैं पश्चिमी मेदिनीपुर की ही आपसे बात कर लेती हूँ। जो बात अक्षत गोयल कह रहे हैं कि अब बीजेपी का अपसर्ज हो सकता है, यहाँ पर ऐसी संभावना दिखाई दे रही है, आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं सर? ये यही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छा खासा है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हमने देखा है कि बीजेपी और उसके एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी काम जो किया है उसका बेनिफिट इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। पश्चिमी मेदिनीपुर क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का बेल्ट है, और क्योंकि वह इस बार भवानीपुर से भी ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्लियरली जो एक चेहरे की बात हो रही थी कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है राज्य में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए, तो वो क्लियरली अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि शुभेंदु अधिकारी ही एक तरह से सीएम चेहरा है, डिफैक्टो सीएम चेहरा है। और क्योंकि उनका क्षेत्र है तो इस बार यहाँ पर जो है बीजेपी को अच्छे गेन्स की उम्मीद है। अगर यहाँ पर गेन नहीं होता है तो फिर ओवरऑल डिफिकल्ट हो जाता है बीजेपी के लिए जो साइकोलॉजिकल हाफवे मार्क है उसको अचीव करना। तो यहाँ पर डू और डाई की स्थिति है, मैं कहूँगा शुभेंदु अधिकारी के लिए भी एक टेस्ट है, और यहाँ पर तो सिग्निफिकेंटली हाई हिंदू पॉपुलेशन है,
उसमें भी टीएमसी अच्छा करे, क्योंकि जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि टीएमसी की हिंदू बाहुल्य सीटों में भी 60% की स्ट्राइक रेट है और बीजेपी की 40, उसको ही रिवर्स करने की जरूरत है बीजेपी को इस बार। ये रजत सेठी, ये कैसे हो पाएगा, ये बताएं कि ये स्ट्राइक रेट ऐसा तो है नहीं कि कोई चमत्कारिक रूप से कोई परिवर्तन हो जाएगा। मैं केवल पहले फेज की 152 सीट पर ही अगर बीजेपी के स्ट्राइक रेट को देखूं, जो 59 पर पहले से ही लग रहा है कि सैचुरेशन पॉइंट पर है, ये बढ़कर कितने प्रतिशत पर जा सकता है, कितनी सीटों तक जा सकता है? देखिए, अगर लहर बदलाव की लहर अगर आ गई तो फिर तो बहुत बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी स्ट्रेटेजिक चेंजेस लाए हैं पिछले चुनाव के कंपैरिजन में, और मुझे ऐसा लगता है कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं साउथ बंगाल में जिसमें कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी को बिल्ड करना, इंश्योर करना कि ग्राउंड नेटवर्क, कार्डर बेस्ड नेटवर्क के थ्रू पेनिट्रेट कर सके नए एरियाज में। ओवरऑल बीजेपी को ये लगता है, और बहुत सारे सर्वेज जो इंटरनल पार्टी के भी हुए हैं, उनको ये लगता है कि जो ग्राउंड स्वेल है, जो नाराजगी है वहां पे ममता बनर्जी सरकार के विरोध में, वो इतनी सफिशिएंट होगी कि अगर 5% स्विंग होता है वोट्स का एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, तो ये कंसिडरेबल है। और रही बात जो क्षेत्र की हम लोग अभी बात कर रहे थे, ट्राइबल सेंटिमेंट्स पे, ट्राइबल पे कितना काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी टेस्ट होगा। लेकिन सबसे ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट्स अगर कहीं है, वाकई में कोई लहर वाला चुनाव है भी? मैं बहुत क्विक कमेंट के लिए राशि जी आपके पास आ रही हूँ, क्या ये लहर वाला चुनाव है भी? मीनाक्षी, देखिए, हमारे मित्र रजत सेठी में उनमें उत्साह ज्यादा है, आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है। खाने की प्लेट दिखा करके वोट हासिल करने का प्रयास हो रहा है, जो कि बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही एक तरीके का अनाड़ी और बचकाना रूप लगता है कि आप मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। बंगाल की देखिए एक पूरा का पूरा एक वह जाति सत्ता की बात है, और उसको कल्चरल भारतीय जनसंघ का जो था जन्म जो था वो बंगाल में हुआ, लेकिन बंगाल में भाजपा कभी भी पैर नहीं जमा पाई। तो इसका आत्मचिंतन की मैं तो जरूरत है। सर ये जानना चाह रही हूँ कि कल जब 3 बजे राजधर में आप सभी मेहमानों के साथ में चर्चा कर रही होंगी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ से कुछ तो डेटा लेके मैं कल को कोट करूंगी। अमिताभ जी, एनी डेटा यू वांट टू प्रिडिक्ट विच आई कैन कोट टुमारो? प्रेडिक्शन का जो काम है वो सबसे रिस्की काम है। तो देखते हैं कल कैसे वोटिंग होता है, फेयर फैक्टर कितना काम कर रहा है, सेंट्रल फोर्सेस है। सर, सेंचुरी बीजेपी लगाएगी या नहीं, उस पे हाँ ना तो बता दीजिए। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि बीजेपी अगर इस फेज में सेंचुरी नहीं मार रही है तो ये चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि साउथ बंगाल जो प्रेसिडेंसी का क्षेत्र, जो 142 सीटें जो दूसरे फेज में भी होने वाली हैं, प्रेसिडेंसी में भी, क्योंकि आरजी कार वहां पर हुआ, एक काफी ज्यादा नाराजगी अपर कास्ट हिंदूज जो कि कोर वोट ब्लॉक है टीएमसी का, उसमें देखने को मिल रहा है। और वहां पर एसआईआर डिलीशंस भी सबसे ज्यादा हुए हैं, तो एसआईआर डिलीशंस का भी जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी जोन में हमको देखने को मिलेगा। आपने मुझे सब समझा दिया, बस आपने मुझे नंबर नहीं दिया कि 100 का आंकड़ा कल के फेज में क्या बीजेपी स्कोर कर पाएगी या नहीं। खैर, आज चर्चा में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अक्षत गोयल जी, रजत सेठी जी, राशिद गिदवई जी, अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंदीग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी को फर्स्ट फेज में बहुत उम्मीदें हैं। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी 90% सीट जीतने जा रही है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 2021 में बीजेपी कार्यकर्ता तैयार थे, जबकि इस बार के चुनाव में बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हराने जा रही है। सुनिए शुवेंदु अधिकारी से हमारे संवाददाता पवन नारा की पूरी बातचीत। इस वक्त हम नंदीग्राम में मौजूद हैं और नंदीग्राम में हमारे साथ शुवेंदु अधिकारी हैं, जो पोल डेट से पहले अपना आकलन करने के लिए आए हैं। दादा, 21 के चुनाव में और 26 के चुनाव में फर्क क्या है? 21 में नंदीग्राम में और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता तैयार थे, इस बार जनता तैयार है। अच्छा, कार्यकर्ता से जनता तक का सफर तय कर लिया आप लोगों ने? जनता जुड़ गया है, जनता परित्राण चाह रहा है। पिछली बार मेदिनीपुर के इस किले को बचाने के लिए
खुद ममता बनर्जी आई थी यहां लड़ने के लिए, भले ही वो यहां ना जीत पाई हूं, लेकिन आसपास के इलाकों में जो आपके प्रभाव का इलाका था उसमें टीएमसी ने अच्छी खासी सीटें जीती। अब की बार ममता नहीं है, आपके एक विरोधी आपके सामने है जो कभी सहयोगी थे, तो अब की बार नंदीग्राम की लड़ाई कितनी आसान, कितनी ये आपका आंकड़ा ठीक नहीं है। 2019 में मेरा डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का वोट परसेंटेज था 37%, तब मैं टीएमसी में था। 2021 में जब मैं बीजेपी में था, इस क्षेत्र में 7 एमएलए बीजेपी का जीता और 44% वोट बीजेपी को मिला। ममता का वोट 43 हो गया। उसका बाद पार्लियामेंट चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी को 49% वोट मिला और आउट ऑफ 15 सीट में बीजेपी का लीड है। इस बार 16 सीट ही जीतेगा और 55% वोट मिलेगा। पहले फेज का चुनाव हो रहा है, आप दोनों फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले फेज की 152 सीटों का आपका आकलन क्या है? देखिए, मैं तो गणतकार नहीं हूँ, लेकिन ये पहले चरण तो बीजेपी का कोर एरिया है। मालदा से लेकर अलीपुरद्वार, पुरुलिया, बांकुड़ा से लेकर ईस्ट वेस्ट, मिदनापुर, झारग्राम, वेस्ट बाड़वन, यहाँ अब मान के चलिए 90% सीट बीजेपी को आ जाएगा। कुछ मुस्लिम बहुल सीट है, वहाँ भी टीएमसी के जितना मुश्किल है, दूसरा पार्टी जीत सकता है। और बाइफर्केशन ऑफ द वोट का, उसमें बीजेपी को भी जो हमारी खास वोट बैंक है, सनातनी वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक, को लेकर हम भी कुछ अप्रत्याशित सीट भी जीतने वाला है। ये सब मिला के नेक्स्ट चरण में थोड़ा बहुत सीट हम लोग का जरूरत है 148 के लिए। इस पहले चरण में बहुत अच्छा सीट मिलेगा और सेकेंड फेज में हम लोग को कुछ सीट का जरूरत होगा मैजिक फिगर के लिए। आप भी हैं, मैं भी हूं, और यही नंदीग्राम है। पिछली बार पत्थर चले थे, याद आया हो आपको, हमारी गाड़ी पे चले थे, आप आए थे। अब की बार आप इंजोर्ड हुआ था यहाँ। तो अब सवाल ये है कि अब की बार डर है कि नहीं? गुंडा भाग गया है, गुंडा घर के अंदर है। 5 साल बहुत संघर्ष हुआ यहाँ। दो हिंदू को खून किया है लोग। 2021 में देवव्रत माइती को, 2024 में लोकसभा चुनाव का पहले हमारी रोथीवाला आड़ी एक शेड्यूल कास्ट माता को, और 2021 का चुनाव का बाद हमारी रानी चौक बोल के एक गांव है, उसमें बीजेपी का महिला कार्यकर्ता अपर्णा का ऊपर अत्याचार हुआ। और गोपाल चौक बोल के एक एरिया है बयाल में, उसमें रीना दास के ऊपर अत्याचार हुआ है। सब मिला के उसका बाद यहाँ सीबीआई ने एफआईआर भी लिया है। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट का इंटरवेंशन में एक मामला एनआईए भी ले लिया है। इसलिए 1.5 साल तक कुछ खास टीएमसी का गुंडा लोग जेल में भी था। सब मिला के हम लोग कानूनी तरीके से संघर्ष किया और ये लोग अभी मुसीबत में है। जो गुंडा है, नोटोरियस क्रिमिनल है, मुसीबत में है। यहाँ इलेक्शन कमीशन, पुलिस ऑब्जर्वर और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, और हाल ही में जो पुलिस ऑफिसर को यहाँ अपॉइंट किया गया है, वो लोग कोशिश कर रहा है एक गुंडा मुक्त चुनाव कराने के लिए, क्रिमिनल को हटाने के लिए। इसलिए अब तक जो हम लोग देख रहा है, गुंडा सब पलायन की ओर भागना चालू हो गया है। इस बार आपको ऊपर पत्थरबाजी नहीं होगा। एक सवाल ये कि मुस्लिम तो कंसोलिडेटेड नजर आ रहे हैं। हुमायूं कबीर का एक वीडियो आया, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये तो धोखा दे रहा है, मुस्लिम इकट्ठे हो गए हैं। क्या वो पोलराइजेशन आपको दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, या अभी भी बांग्ला माँ माटी मानुष के बात पर ममता बनर्जी की तरफ झुकाव है? नहीं। देखिए, यहाँ भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई इस बार हो रहा है। इस बार भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर कोई बांटने वाला नहीं है, जो ममता बनर्जी का चक्कर पिछले बार थे। और आप मान के चलिए, ममता बनर्जी का और उनका जो संरक्षण में हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसमें कोई बंगाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सवाल ही नहीं है। अरबी संस्कृति और उर्दू लैंग्वेज को थोपने का काम कर रहा है। यहाँ बांग्ला भाषा, बांग्ला स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति का कोई सवाल नहीं है। ममता बनर्जी अपने भाषण में
4-5 बार अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, ये सब तो बंगाली भाषा नहीं है, ये सब लैंग्वेज यूज करता है। उनका भाषण चला के देख लीजिए ना। इसलिए यहाँ जो लड़ाई है भारतीय संस्कृति बंगाली संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। अरबी संस्कृति और बोरखा संस्कृति, ये संस्कृति के खिलाफ बंगाली माँ-बहन आगे आकर लड़ रहा है। और बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो साजिश ममता बनर्जी और उनका खास एक गुट जो रेडिकल है कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में हसीना वाजद का तख्ता पलट जाने का बाद से, वो कोशिश रोकने का काम यहाँ का भारतीय और बंगाली करेगा, ये मान के आप चलिए। और दूसरा जो ध्रुवीकरण का राजनीति अब बता रहा है मुस्लिम कंसोलिडेशन, मुस्लिम तो हाईएस्ट कंसोलिडेशन हो गया है 2024 में, उसका बाद कंसोलिडेशन और उनको हाई पीक में जाने का कोई मौका नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए इस बार पूरा के पूरा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा। आप इस क्षेत्र में नंदीग्राम में देख लीजिए, मैं पिछले बार ओनली 400 वोट मिला था मुस्लिम मुझे आउट ऑफ 64, इस बार 66,000 मुस्लिम है, 2 लाख हिंदू है। आप मान के चलिए इस बार यहाँ जो मुस्लिम की आधार पर वोट करेगी वो वोट आईएसएफ को देगा, आईएसएफ को देगा। आप थोड़ा देख लीजिए घूम के। और जो बेरोजगार नौजवान है और एडुकेटेड मुस्लिम है, उनका वोट भी बीजेपी को ओर जाएगा। मेरा उम्मीद है 2-3 हज़ार मुस्लिम वोट इस बार कमल के निशान पर बटन दबाएगा, ये मेरा पूरा उम्मीद है। और खास करके यहाँ आपका नंदीग्राम में टोटल 30,000 माइग्रेंट लेबर है, इसमें भर के आ रही हैं गाड़ियां, देखी हमने, इसमें 12,000 मुस्लिम है और 90% ये मुसलमान बीजेपी रूल स्टेट में कमाई करता है। जैसे महाराष्ट्र में 3,300 है। अच्छा, आपने एक एक मैप करके रखा है। गुजरात में 1,100 है, उड़ीसा में 800 है। ये लोग तो बता रहा है आकर यहाँ, जब हम लोग कमाई कर रहा है बीजेपी रूल स्टेट में, कोई डांडा नहीं चल रहा है, कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, कमाई कर रहा है बीजेपी रूल स्टेट में और भेज रहा है ममता की बंगाल में। आप सनातन के पोस्टर हो, आपको मुस्लिम वोट क्यों देंगे? आप तो खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हो, सवाल उठाते हो। नहीं, जो रेडिकल है उसके खिलाफ मेरा लड़ाई है। जामात जो भारतीय संस्कृति का साथ जुड़ा नहीं है। जैसे हम लोग का कल अमित शाह जी यहाँ बगल में जो सभा था, बहुत बड़ा सभा हुआ, वहाँ उन्होंने बता दिया हम लोग आएगा तो बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। क्यों बाबर का नाम लिखा जाएगा? मुसलमान मस्जिद बनाएगा, हिंदू मंदिर बनाएगा, सिख गुरुद्वारा बनाएगा, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। अपने ज़मीन में बनाओ, अपने निधि कलेक्ट करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कौन है? ये हुमायूं कौन है? अकबर कौन है? शाहजहां कौन है? बाबर कौन है? औरंगजेब कौन है? ये लोग कौन है? ये तो लूटने के लिए हमारे देश में आया, मंदिर तोड़ा, कन्वर्सन किया, रिलीजियस कन्वर्सन किया, धर्मांतरित करने का काम किया और हमारी माँ, बेटी, बहन सबके ऊपर बलात्कार किया, अत्याचार किया। ये लोग का नाम निशान हम लोग नहीं लिखने दूंगा। एसआईआर में अब की बार 90 लाख जब वोट कटे तो ममता दीदी ने कहा कि 62 लाख तो हिंदू हैं, 28 लाख मुस्लिम है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम का आंकड़ा ढूंढ दिया। उसका क्या असर है? उसका थोड़ा गलत फहमी हो रहा है। इसमें डेथ वोटर है, डेथ में तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। फेक वोटर है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। इसमें डबल ट्रिपल एंट्री है। एक आदमी का नाम कुचबिहार में भी है, मालदा में भी है, कलकत्ता में भी है, मिर्जापुर में भी है। और उसका बाद फाइनली बांग्लादेशी घुसपैठिया है मुसलमान। इसलिए हिंदू मुस्लिम बाइफरकेट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। और जितना फेक डेथ, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर ममता बनर्जी पुलिस का सहारा लेते हुए इसका वोट पिछले टाइम भी कराया अपने पक्ष में। ममता बनर्जी के इस बार ये फेक डेथ, डबल ट्रिपल एंट्री और बांग्लादेशी घुसपैठिया का वोट डालने का कोई मौका इलेक्शन कमीशन नहीं दिया है। इसलिए ममता बनर्जी टाटा बाय बाय।
अब ममता बनर्जी टाटा बाय बाय होती हैं या नहीं, इसका आत्मविश्वास नतीजों में तब्दील होता है, वो 4 मई को पता चलेगा। फिलहाल कल पहले चरण का मतदान है, उस पर हमारी नजर रहेगी।